हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बेस्ट सेलिंग अमेरिकन लेखक रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी की समरी के बारे में। रॉबर्ट ग्रीन ने शक्ति के नियमों का अध्ययन करने में पूरा जीवन लगा दिया। इस बेस्ट सेलिंग बुक में वे मास्टरी का ऐसा मार्ग बता रहे हैं जिस पर डार्विन, दा विंसी और अपने क्षेत्र के कई अन्य समकालीन प्रवीण और श्रेष्ठ व्यक्ति चल चुके हैं। इस वीडियो में उनके संदेश को सारांश के रूप में बताया गया है। आइंस्टाइन से लेकर सर्गेई ब्रिन जैसे दिग्गजों की बुद्धिमत्ता पर आधारित यह पुस्तक महानता तक पहुंचने और आपके भीतर से व्यवहार के स्थापित स्वरूपों को बदल देने की व्यवहारिक मार्गदर्शिका है, ताकि आप अपने बनाए नियमों के अनुसार जीवन जी सकें। दोस्तों, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो के बाकी सभी पार्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2, डिस्कवर योर कॉलिंग, द लाइफ टास्क, यानी अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। दोस्तों, एक इंसान हर क्षेत्र में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर इंसान एक न एक क्षेत्र में अच्छा करने की योग्यता जरूर रखता है। लेखक कहते हैं, हम सब में एक आंतरिक शक्ति होती है जो सभी जीवित चीजों को बड़ा करती है और उसमें बदलाव लाती है। सबसे पहले अपने अंदर झांकिए और देखिए आपको क्या अच्छा लगता है, आपको कौन सा काम करके खुशी मिलती है और आप में कौन सा टैलेंट है। आजकल हर इंसान एक दूसरे की नकल करके काम करते हैं। स्टूडेंट्स अपना लक्ष्य भी दूसरों को देखकर बनाते हैं या माता पिता के सपनों को ही अपना सपना बना लेते हैं। आपने अपने माता पिता के कहने पे डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या लॉ तो कर लिया, पर आपके मन में कोई और ही धुन बजती रहेंगी। या कभी ऐसा हुआ हो कि किसी काम को करते हुए आपको लगा हो कि मैं इसे ही करने के लिए बना हूं, तो आपको जरूरत है अपने अंदर की उस आवाज को पहचानने की जो आपसे कह रही है कि हाँ, यही वो रास्ता है जिस पे चलकर आप सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हो। आजकल सामाजिक दबाव में अपनी अंदर की आवाज को सुनना बहुत ही मुश्किल है। दुनिया को खुश करने के लिए अक्सर हम भी दुनिया की भीड़ में शामिल हो जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान अलग है। जिस तरह बर्फ के दो टुकड़े एक जैसे आकार के नहीं हो सकते, उसी तरह इंसान अपने आप में यूनिक है। दुनिया के जैसे बनने के लिए अपने अंदर की असाधारण क्वालिटीज को दबाने से पूरी जिंदगी हम बस एक आम इंसान बनकर रह जाते हैं, जबकि हमारे पास खास बनने की क्षमता थी। हमारी ही तरह इतिहास के सभी महानायकों की जिंदगी में भी एक ऐसा पल आया था जब उनके सामने लाइफ की पिक्चर बिल्कुल क्लियर हुई कि वो किस कार्य के लिए बने थे। बस फिर क्या था, वो कहते हैं ना, जहां चाह वहां राह। उन्हें रास्ता मिलता गया और वो आगे बढ़ते गए। लेखक ने लियोनार्डो दा विंसी का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि उनके लिए वो क्लिकिंग मोमेंट तब आया जब वो रोज अपने पिता के ऑफिस से कागज सिर्फ इसलिए चुराते थे ताकि वो उन पे जानवरों का स्केच बना सके। ठीक इसी तरह हम सब के जीवन में ऐसा ही एक क्लिकिंग मोमेंट आता है। बस हमें जरूरत है उस मोमेंट को पहचान कर अपने अंदर की आवाज को सुनने की। तो दोस्तों, अपना कीमती समय और एनर्जी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में न बर्बाद करते हुए अपनी क्षमताओं के साथ दुनिया से एक कदम आगे जाने में लगाएं। तो दोस्तों, चलिए लियोनार्डो दा विंसी के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। लियोनार्डो 15वीं शताब्दी के बहुत बड़े आविष्कारक और आर्टिस्ट थे। लियोनार्डो बहुत सारे काम में जीनियस थे और वह यह मानते थे कि हम सब में एक आंतरिक शक्ति होती है जो इस ब्रह्मांड को चलाती है और हमें जीनियस बना सकती है। लियोनार्डो को बचपन में ज़्यादा पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने प्रकृति को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया। प्रकृति की खूबसूरती और जीवन की शक्ति को देखकर उन्हें अच्छा लगता था और वह प्रकृति की इस खूबसूरत शक्ति को बहुत अच्छे से समझना चाहते थे। वह पहाड़ों पर या नदी के किनारे बैठकर प्रकृति की तस्वीरें बनाते थे। लियोनार्डो इटली के एक गांव में पैदा हुए थे जिसका नाम था विंसी। ये गांव फ्लोरेंस से कोई 20 मील दूर थी। उनके फादर एक प्रमुख नोटरी थे। अब कोई भी ये बोल सकता है कि लियोनार्डो बड़े लकी थे जो एक अमीर घर में पैदा हुए, लेकिन सच तो ये है कि वो अपने फादर के नाजायज संतान थे। उनके फादर ने उनकी मदर से शादी नहीं की थी और इस वजह से लियोनार्डो को किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाया और ना ही वो कभी एक प्रोफेशनल के तौर पे कहीं जॉब कर पाए। प्रॉपर डिग्री ना होने की वजह से लियोनार्डो लॉयर, डॉक्टर, प्रोफेसर कुछ भी नहीं बन सकते थे। इस तरह उनका कभी कोई कैरियर नहीं बन पाया क्योंकि उन दिनों इटली में यही रिवाज था। यंग लियोनार्डो को कभी कोई फॉर्मल स्कूलिंग भी नहीं मिली थी। उन्होंने जो कुछ सीखा खुद से सीखा।
लियोनार्डो को अपने गांव विंसी का रिच कल्चर बहुत पसंद था, इसलिए वो इसे एक्सप्लोर करते रहते थे। वो अक्सर जंगलों में किसी नदी और वाटरफॉल के किनारे चले जाते थे। जंगल के अलग अलग जानवरों और पेड़ पौधों को देखकर उन्हें बड़ी हैरानी होती थी। एक दिन वो अपने फादर के ऑफिस गए और वहाँ चोरी से पेपर के कुछ सीट्स लिए और सीधे जंगल में चले गए। वहाँ जाकर वो एक पत्थर पे बैठ गए और जो कुछ उन्हें दिखा उसकी ड्राइंग बनाने लगे। फिर क्या था, उसके बाद तो उन्हें ड्राइंग का शौक लग गया और वो रोज पेपर लेकर जाते और स्केच बनाते थे। यहाँ तक कि बारिश में भी वो जंगल जाकर स्केचिंग करते थे। उनके पास खास टूल्स नहीं थे, ना ही कोई सिखाने वाला टीचर और ना ही कॉपी करने के लिए पेंटिंग थी। उनकी आंखें ही उनका सबसे बड़ा टूल था। लेकिन उन्हें ये मालूम था कि अच्छा स्केच बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है। वो किसी भी चीज की सारी डिटेल्स अपनी आंखों में ही कैच कर लेते थे और फिर बिल्कुल सेम तस्वीर बना देते थे। लियोनार्डो की हर तस्वीर जीती जागती लगती थी। जब वो 14 के हुए तो फ्लोरेंस जाकर एक आर्टिस्ट स्टूडियो में अप्रेंटिस बन गए। ये स्टूडियो एंड्रिया डेल वेरोचियो नाम के एक आर्टिस्ट का था। लियोनार्डो को अपनी हाई क्वालिटी स्केचेज की वजह से ये जॉब मिली थी। एक बार वेरोचियो ने लियोनार्डो को एक प्रोजेक्ट दिया। उन्हें एक एंजल को पेंट करना था। उन्हें वही डिजाइन बनाना था जो वेरोचियो ने उन्हें दिया था, मगर लियोनार्डो ने अपना खुद का वर्जन बनाया। उन्होंने एंजल को फ्लावर बेड के ऊपर पेंट किया और हर फूल को डिफरेंट बनाया। ये वही फ्लावर्स थे जो लियोनार्डो ने बचपन में देखे थे। फूलों को उन्होंने ग्रेट डिटेल्स के साथ पेंट किया। एंजल के फेस के लिए वो चर्च गए और वहाँ प्रेयर में बैठे लोगों के चेहरे भी स्टडी किए। उन्होंने पेंट का एक नया ब्लेंड मिक्स किया और एंजल का चेहरा एकदम शांत और पवित्र बनाया। लियोनार्डो ने सोचा एंजल के पंखों को एकदम परफेक्ट बनाने वाला वो पहला आर्टिस्ट होगा। इसीलिए वो मार्केट गए और वहाँ से कुछ बर्ड्स खरीद लाए। उन्होंने बर्ड्स के पंखों को बड़े गौर से देखा, एक एक डिटेल स्टडी की। उसके बाद वो कई घंटों तक एंजल के पंखों की ड्राइंग बनाते रहे और जब पेंटिंग पूरी हुई तो उसमें एंजल के पंख एकदम रियल लग रहे थे। 1481 में लियोनार्डो की लाइफ में एक चैलेंज आया। एक्चुअल में लियोनार्डो को फ्लोरेंस का एक कल्चर पसंद ही नहीं था। वहाँ आर्टिस्ट को प्रोजेक्ट्स पाने के लिए या तो चर्च या रॉयल फैमिलीज को इम्प्रेस करना पड़ता था और इसमें से ज़्यादातर आर्टिस्ट अपने आर्ट वर्क के कमीशन पर गुजारा करते थे। जाहिर है ये इनकम का कोई स्टेबल सोर्स नहीं था, तो लियोनार्डो ने इसका एक बेटर तरीका सोचा। उन्होंने मिलान जाने का फैसला किया। मिलान में लियोनार्डो ने स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, एनाटॉमी, इंजीनियरिंग और बाकी दूसरे विषय की पढ़ाई की। उन्होंने अपनी ड्राइंग स्किल्स भी इम्प्रूव की। लियोनार्डो ने अमीर लोगों के लिए अब पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा वो अपने अमीर ग्राहक के लिए ओवरऑल सलाहकार भी बनते थे। बदले में वो उनसे रेगुलर सैलरी लेते थे। इस तरह लियोनार्डो फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो गए थे। अब वो अपने सारे शौक पूरे कर सकते थे। उन्हें स्टडी करना और स्केच बनाना अच्छा लगता था। उनकी ह्यूमन एनाटॉमी की स्केचेज एकदम एक्यूरेट होती थी। उन्होंने अपनी इमेजिनेशन से कई सारी मशीन्स भी बनाई थी। ऐसा माना जाता है कि उनकी ड्राइंग और नोट्स कुल मिलाकर 10,000 पेजेस से भी ज़्यादा हैं और ये प्रमाण है इस बात का कि उन्हें स्केचिंग से कितना प्यार था। दोस्तों, जीनियस बनने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे लक्ष्य क्या है। जब व्यक्ति के मन में उसके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो वह उन्हें पाने के लिए उस दिशा में काम करता है और अपना सारा ध्यान और ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगाता है। तो दोस्तों, आपकी फेवरेट हॉबी कौन सी है? क्या है आपका पैशन? आपका पैशन या शौक कुछ भी हो सकता है, जैसे कुकिंग, रीडिंग, स्कूबा डाइविंग या प्रोग्रामिंग। जो भी हॉबी हो उसे किसी वजह से मत छोड़ो। हाँ, अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि आपको क्या करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है तो टेंशन की कोई बात नहीं, आप फिर भी मास्टर बन सकते हो। वो कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए। किसी भी चीज़ की शुरुआत कहीं से भी और कभी भी की जा सकती है। महत्वपूर्ण ये है कि अपने अंदर की अद्वितीय क्षमता में सुधार करने की आप में एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए। वह सभी लोग जो अपने कार्यक्षेत्र में जीनियस और सफल होते हैं, उन सभी में कुछ गुण सामान्य होती है। उनमें से सबसे पहला गुण है कुछ नया सीखने की चाहत और अपने काम के प्रति लगन। जीनियस लोग हमेशा जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और वह हमेशा अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं। सर आइजैक न्यूटन कहते थे कि वह ग्रेविटी के बारे में हर रोज सोचते थे और उस पर काम करते थे, इसीलिए वह ग्रेविटी के नियम की खोज करने में सफल हुए। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि उनकी सफलता के पीछे
उनकी कुछ नया करने की चाहत, कड़ी मेहनत और काम के लिए उनकी लगन थी। अपनी कॉलिंग ढूंढने के तरीके। दोस्तों, लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने हमें अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढने के लिए कुछ तरीके बताए हैं। पहला, अपने मूल की ओर लौटें। बहुत से सफल लोगों का झुकाव उसी काम की तरफ होता है जिसे वह बचपन से ही करना चाहते थे। आपको यह सोचना होगा कि जब आप छोटे थे तो आपको किस काम का शौक था। दूसरा, एक श्रेष्ठ लक्ष्य चुनें। बहुत से सफल लोगों ने अपने लक्ष्य तय करने से पहले अपने बचपन में झांक कर देखा कि बचपन में उन्हें किस काम में दिलचस्पी थी। आपको भी ऐसा ही करना होगा, यानी आपको देखना होगा कि बचपन में आपकी सबसे अधिक दिलचस्पी किस काम में थी। तीसरा, गलत रास्ते से बचें। कुछ लोग धन और शोहरत को देखकर गलत कामों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कुछ लोग अपने माता पिता के दबाव में गलत प्रोफेशन को अपना लेते हैं। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप किसी भी काम को केवल उससे मिलने वाली दौलत और शोहरत को देखकर ना अपनाएं और ना ही अपने माता पिता के कहने पर किसी गलत प्रोफेशन में जाएं। चौथा, अतीत को जाने दो। अगर आपने अपने अतीत में कुछ गलत कामों का चुनाव किया है तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं। हमें उन फैसलों को बदल देना चाहिए और उन कामों को छोड़ देना चाहिए जिन्हें हमने गलती से चुना है, क्योंकि गलत काम करते हुए हम कभी सफल नहीं हो सकते। पांचवा, अपना वापसी का रास्ता खोजें। जब आप सही काम का चुनाव करके उसमें मेहनत करेंगे तो कई बार आपका ध्यान गलत रास्तों की ओर भटकेगा। ऐसा अक्सर उस समय होता है जब किसी व्यक्ति को अपने काम में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तब वह सोचता है कि इस काम को छोड़कर कोई और काम किया जाए। अगर आप गलती से भी रास्ते भटक जाएं तो आपको सही रास्ते पर और सही काम में वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि सही काम करने से ही आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखी बुक मास्टरी की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।